नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ परीक्षा 2025 की तैयारी, जिसमें हम केवल उन्हीं प्रश्न को देखेंगे जो आईएमपी हैं और जिनके आने की संभावना 100% है। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति इस वर्ष के लिए तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ष 2011-12, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2012-13, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2009 से 2014 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो अगर आपने इसका बुक लिया है और नहीं लिया है तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है और आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन जो है वो आईएमपी है। ठीक है, आईएमपी है। क्यों आईएमपी है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और आप चाहो तो नोट्स बना लेना ताकि आपको जब एग्जाम नजदीक में आ सके, 1 2 3 हो, तो आप क्या कर सके, इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। राज्य विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या सही है? ठीक है, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, यह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि यह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि ये नहीं किया जाता। दूसरा देखो, यह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जाता। यह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जाता। यह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है क्या? हाँ, तो राज्यपाल द्वारा ये नामांकित किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में पारंगत थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, सितार। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, तबला। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, सरोद। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, सारंगी। देखिए, आपने सारंगी और सरोद का नाम तो आपने शायद सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कि आप सितार क्या बजाते थे? वो नहीं, वो सितार बिल्कुल भी नहीं बजाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या वो तबला बजाते थे? ऑप्शन नंबर सी क्या वो सरोद बजाते थे? ऑप्शन नंबर डी क्या वो सारंगी बजाते? तो ये डी भी गलत हो जाएगा और सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है तबला, वो है हमारा राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में, यह है क्वेश्चन नंबर, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है बैगा, दूसरा दिया है प्रधान, तीसरा दिखा है कोरवा और चौथा दिया है उराव। ठीक है, सबसे पहले समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, सबसे पहले समझो छत्तीसगढ़ में किस जाति में सरहुल सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भी क्या है, इसका गलत आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है जो वो सही आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 17वीं शिखर वार्ता किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी?
और यहाँ नीचे 4 ऑप्शन है। ए भारत, बी मलेशिया, सी वेनेजुएला, डी दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? 17वीं शिखर वार्ता, ठीक है, 17वीं शिखर वार्ता। तो देखिए भारत में हो गया है, मतलब भारत में तो नहीं होगा, ठीक है, और मलेशिया में भी हो चुका है तो मलेशिया में भी नहीं होगा, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में भी हो चुका है, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एक बचता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये क्या है हमारा राइट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का प्रथम जीवन मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, एशिया, एशिया मतलब क्या है? एशिया एक महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, उसका प्रथम प्रथम जीवन मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या रायगढ़ में है? बिल्कुल नहीं है। क्या बस्तर में है? क्या सरगुजा में है? सरगुजा में भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी, क्या रायपुर में है? रायपुर में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बस्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इन क्वेश्चनों को आप आईएमपी मान के चलिए, ठीक है, आईएमपी मान के चलिए। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो डीएड का एग्जाम हुआ है, ठीक है, डीएड का ये जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की जांच करते हैं कि ये क्वेश्चन आने लायक है या नहीं है। उसके बाद ही मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को बताता हूँ। मैं किसी भी क्वेश्चन को उठा के आपको नहीं बताता, क्योंकि वो क्वेश्चन बेकार है जो कभी पूछा ही नहीं गया या पूछने की जिसके चांसेस नहीं है। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे आप आईएमपी मान के चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके और आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा लोक मंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पूर्वगामी थे? ठीक है, क्या कहता है? लोक मंच नाचा लोकप्रियता प्रदान करने में पूर्वगामी थे। तो सबसे पहले देखो कि ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, रामचंद्र देशमुख। ऑप्शन नंबर बी, महासिंह चंद्रकर। ऑप्शन नंबर सी, दुलार सिंह मंदराजी। और ऑप्शन नंबर डी, झाड़ूराम देवांगन। ये क्या है? झाड़ूराम देवांगन। तो सबसे पहले समझो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, झाड़ूराम देवांगन किसमें थे? पंडवानी में थे, ठीक है, ये क्या थे? पंडवानी में थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका गलत आंसर। वैसी दुलार दुलार सिंह मंदराजी भी हो जाएगा इसका गलत आंसर। और ऑप्शन नंबर बी, महासिंह चंद्राकर भी इसका क्या है? गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 1857-1858 ईस्वी के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है। नारायण सिंह, दूसरा शिवराज सिंह, तीसरा कल्याण सिंह और चौथा हनुमान सिंह। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 1857-58 की ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसका सिपाही का नेता कौन था? क्या हनुमान सिंह थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या कल्याण सिंह थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या शिवराज सिंह थे? बिल्कुल नहीं थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नारायण सिंह इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था की विफलता से निम्न में से कौन सा ग्रिड प्रभावित था? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि विद्युत व्यवस्था बोल रहे हैं, मतलब ये बिजली ऑफिस होता है। मान लो आपके
शहर का एक बिजली ऑफिस है, ठीक है। उसके अलग अलग ग्रिड होते हैं, अलग अलग ग्रिड मतलब समझ लो कि ये एक अलग वार्ड है, अलग वार्ड है, अलग वार्ड है, अलग वार्ड है, ठीक है। ये वाला ग्रिड इस वार्ड में जाएगा, इस वाला ग्रिड इस वार्ड में जाएगा, इस वाला ग्रिड इस वार्ड में जाएगा, और इस वाला ग्रिड जो है वो इस वार्ड में जाता है। जिससे क्या होता है, अगर इस वाले ग्रिड में कोई खराबी है या शॉर्ट सर्किट या खंभा गिर गया है, तो ये बाकी तीन को क्या हो सके, बिजली मिल सके। ठीक उसी प्रकार हमारे देश का एक बड़ा विद्युत व्यवस्था है, उसमें क्या हुआ था, विफलता आई थी। विफलता मतलब कुछ खराबी आया था, तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रिड था वो प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, उत्तरी। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी ग्रिड। और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्या उत्तरी उत्तरी भी प्रभावित था? बिल्कुल नहीं था। क्या उत्तरी पूर्व प्रभावित था? बिल्कुल नहीं था। पूर्वी ग्रिड प्रभावित था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये सब एक साथ प्रभावित थे। ठीक है, ये सब क्या थे, एक साथ प्रभावित थे, एक साथ प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए आप एग्जाम में हैं, ठीक है, आप क्या हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। आप क्या करते हो, आपके पास क्या लगता है, आपको समय कम है, ठीक है, आपके पास 2 घंटा होता है, ठीक है, 2 सवा 2 घंटा होता है। आपको क्या लगता है, समय जो है वो कम है, हमें जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, इसी जल्दी के चक्कर में आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हो, और क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते नहीं हो, और किसी भी ऑप्शन में क्या लगाते हो, टिक लगा के आ जाते हो। इससे आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, उपराष्ट्रपति होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, स्पीकर होता है क्या? स्पीकर नहीं होता। क्या ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सदस्य होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है, निर्वाचित नहीं होता। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, निर्वाचित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए होता है, बी और सी भी होता है, और डी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी भी होता है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। हमें पूछा गया है निर्वाचित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी स्पीकर जो है वो निर्वाचित नहीं होता, इसलिए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए ये था हमारा एडीओ परीक्षा 2025 का सामान्य ज्ञान का पहला भाग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडीओ परीक्षा 2025 की सिलेबस वाइज। ठीक है, सिलेबस वाइज हम क्या कर रहे हैं, तैयारी। और ये क्या था, हमारा सामान्य ज्ञान का पहला भाग। इसके बाद क्या आएगा, दूसरा भाग आएगा, और तीसरा भाग भी आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और वीडियो को शेयर कर देना है उनके पास जो इस बार आपके दोस्त होंगे, वो एडीओ का फॉर्म भरे हैं। क्योंकि देखिए एडीओ जो है वो हर साल नहीं निकालता। ठीक है, व्यापम जो है वो एडीओ का फॉर्म हर साल नहीं निकालता, इसलिए इसके लिए स्टडी मटेरियल की थोड़ी सी कमी हो जाती है, और स्टूडेंट जो हैं, जो छात्र हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा आपके लिए। वीडियो को आपको बस लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो जबरदस्त तरीके से हो सके, और आपका जो है वो चांसेस बढ़ सके इस बार वीडियो में आपके सिलेक्शन होने का। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।